हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे पीसीएस मंत्रा की यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी काफ़ी सटीक होती हैं, आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप ये टेस्ट सीरीज देख सकते हो, और इसकी बुक्स भी आती है टेस्ट सीरीज की, तो वो भी परचेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपकी चैनल पर कराई जाए। जो साथी इन सब वीडियोज़ के पीडीएफ चाहिए जिनको, वो लोग परीक्षा किंगडम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और जो साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ चैनल पर आने वाला है, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ या फिर बीयू से रिलेटेड आपके मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी और सटीक एनालिसिस मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर पहला वाला सही होगा। महालेखा परीक्षण ये आपका राष्ट्रपति के प्रसादानुसार कार्य नहीं करता है, ये आपको ध्यान देना है। ये राज्यपाल करता है, ना कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ऑप्शन यहाँ पे केवल एक सही होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। का संविधान में 148वें अनुच्छेद में वर्णन है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछा गया है आपसे। राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और भारत के विधि मंत्री। तो यहाँ पे होगा महान्यायवादी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपका सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है सरकार की तरफ से, और ये इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में मिलता है। आर्टिकल 76 में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है भारत के विधिक अधिकारी का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विधि निजी विधिक कार्यवाही नहीं कर सकता, और ये भारत सरकार का पूर्वकालिक वकील होता है। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ये निजी होता है सरकार की तरफ से। तो महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है, और ये एक वकील नहीं होता है, ठीक है, पूर्वकालिक वकील नहीं है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नंबर 4 देखेंगे, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संशोधन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। संशोधन विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। और आखिरी है, राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना बाध्यकारी है। यहाँ पे बताना है कौन से कथन सही होंगे। तो पहला वाला इसमें गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के लोकसभा में नहीं, किसी भी सदन में आप कर सकते हो। दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, यानी पुनर्स्थापित कर सकते हो। और ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो दूसरा और तीसरा इसमें सही होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पांचवा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो 368 का संबंध है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। तो यहाँ पे संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, या फिर संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से। तो 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो वित्तीय आपात, इसका वर्णन आपका है आर्टिकल 360 में। आर्टिकल 307 में आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। अच्छा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, ये आपका 330 आर्टिकल में वर्णित है। और संघ की राजभाषा, ये आपका 343 आर्टिकल में मिलता है।
तो ये सारे आप फैक्ट याद रख सकते हो क्वेश्चन के अलावा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल या परिवर्तित किया गया है। इसके द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। सही है ये। इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, एकदम सही। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया, ये भी सही है। और इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किए गए हैं, ये भी सही है। तो चारों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। सूची 2 से मिलान करना है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1985, 53वां संशोधन अधिनियम 1992, 61वां संशोधन अधिनियम 1988 और 86वां संशोधन अधिनियम 2006। आपको इसमें कोड को मैच कराना है। तो पहला इसमें होगा 52वां संविधान संशोधन, ये दल बदल के आधार पर अयोग्यता, तो 4 से मैच हो जाएगा। फिर है 53वां, ये आपका पंचायती राज से है, 3 से मैच होगा। 61वां संविधान संशोधन, ये आपका मतदान आयु 21 से 18 की गई। और 86वां संविधान संशोधन, ये शिक्षा के अधिकार से है। तो यहाँ पे आपका होगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, 2। देखेंगे ये सिद्धांत की भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किस निर्णय में अधिकथित है, ये बताना है आपको। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल 1973, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें मूल संरचना और आकृति के बारे में संशोधन नहीं किया गया है, ऐसा इन्होंने निर्णय अभिकथित किया था। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो 3 नहीं है, एक सही सुमेलित है। आपको बताना है कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो दिया है देखो, भाग 17 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, ये गलत है। इसमें राजभाषा का वर्णन है, तो ये गलत हो जाएगा। भाग 16 में आपात उपबंध है, तो ये भी गलत है आपका। इसमें आपका होगा कुछ विशेष वर्गों के विशेष उपबंध, ये गलत है आपका। संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, ये भाग 8 में है। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, ना कि राज्यों के, तो ये भी गलत हो जाएगा। और भाग 20 में संविधान संशोधन, तो ये सही हो जाएगा। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है। 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में किन भाषा या भाषाओं को जोड़ा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में किन भाषाओं को जोड़ा गया है। तो इसमें केवल आपका सिंधी भाषा हो जाएगा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। वर्तमान में कुल भाषाएं हैं आपकी 22 और इस अनुसूची में अभी तक 3 बार संशोधन हुए हैं, ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हो। देखो इसमें दिया हुआ है संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ये आपका 52वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया है। ठीक, ये फैक्ट याद रखोगे। 92वें संविधान संशोधन में आपका 52वें संविधान संशोधन में, यहाँ पे एक बार फिक्स से करेक्ट कर लोगे, 2004 में ये जोड़ा गया है, ठीक है, ना कि 1992 में, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। सिंधी भाषा को आपका जोड़ा गया है 21वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। तो 1992 में 73वां संशोधन हुआ था और ये अनुसूची जोड़ी गई है आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और ये अनुसूची आपकी
पंचायती राज से संबंधित है। पंचायत में शक्तियां और उसके प्राविधान प्रदान किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के 1992 द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों को आप बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो छठी अनुसूची के अंतर्गत राज्य हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये फैक्ट याद रखेंगे। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। 7वीं अनुसूची का संबंध आपका हो जाएगा विधायी शक्तियों का वितरण। ऑप्शन इसमें यानी कोड 3 होगा। 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है और 9वीं अनुसूची आपका कुछ अधिनियमों का विधि मानवीकरण और चतुर्थ अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? ये बताना है आपको। प्रथम अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 है, फिर राज्य संविधान का भाग 6। ये आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है तीसरा वाला मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपका ये दिया है 6A में दिया है, नहीं ये आपका 4A में होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, 4A होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों आप देख सकते हो, इनको भी ध्यान रखना है। नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में और राज्य ये भाग 6 में वर्णित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में भाग दिए हुए हैं, सूची 2 में उससे संबंधित उपबंध है। तो भाग 15 है, ये आपका किससे सुमेलित होगा ये आपको बताना है। भाग 15 निर्वाचन से, भाग 14 भाग 15 आपका निर्वाचन से हो जाएगा। भाग 14 आपका संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं और भाग आपका 17 हो जाएगा राजभाषा से और भाग ये आपका 18 आपात उपबंध से। तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 17 नंबर है, संविधान संशोधन के बारे में प्राविधान संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद के तहत है? तो ये आपको बताना है। संविधान संशोधन प्रक्रिया ये आपका जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है और ये आपका भाग 20 में 368 में वर्णित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन के लिए कुल कितने प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान है ये बताना है आपको। 2, 3, 4, 5। तो ये आपका 3 प्रकार का है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो ये 3 प्रकार के संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। 19 नंबर देखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों में किया जा सकता है, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। तो ये गलत हो जाएगा। और विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और देखेंगे, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। फिर है आगे देखेंगे 7वीं अनुसूची संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये सही है।
10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान, ये भी सही है। और 12वीं नगर पालिका के, ये भी सही है। पहला वाला आपका ये गलत हो जाएगा। 5वीं अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन नहीं है। तो ये आपका 6ठी अनुसूची होना चाहिए था यहाँ पे, ना कि 5वीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस नंबर देखेंगे, संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? 9 खा दिया गया है यहाँ पे, तो काखा भी ये ध्यान रखना है, 9 खा दिया है। तो ये आपका संविधान का भाग 9 का पंचायत से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं, 9 जो खा है वो आपका सहकारी समितियों से, और 9 का अगर हो तो ये आपका नगर पालिका से। ठीक, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। देखो 9 है ये आपका पंचायत से होगा, पंचायत। 9 का होगा आपका नगर पालिका, नगर पालिका। 9 खा होगा आपका सहकारी समितियाँ। ठीक, सहकारी समितियाँ। तो ये चीज़ आप फैक्ट याद रखेंगे कि काखा में भी अंतर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी पार्ट। संविधान का 9 खा ये सरकारी समितियों से संबंधित है। 22 नंबर है, शिक्षा, विद्युत और भवन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की किस सूची के तहत किया गया है? तो ये आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में आपका समवर्ती सूची दी गई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वर्तमान में संघ सूची में आपके 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में आपके 47, जबकि अब बढ़ा करके वर्तमान में 52 हो गए हैं। तो समवर्ती सूची में 52, संघ सूची में आपके 97 और राज्य सूची में 66, ये आपके विषय वर्णित हैं। 23 नंबर है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया, इस अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है, ये पूछा गया है। तो 22 भाषाएं हैं और किसका उल्लेख नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका अंग्रेजी हो जाएगा, इंग्लिश का वर्णन नहीं है। तो देखो इसमें और भी फैक्ट आप याद रखेंगे। पहले मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक, वर्तमान में 22 हैं और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख इसमें नहीं दिया गया है, ये फैक्ट याद रखेंगे। दूसरा है 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और 92वें संविधान संशोधन द्वारा यानी संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ये भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो ये फैक्ट्स भी याद रखेंगे। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। राज्य लोकसभा सीट ये बताना है आपको। तो गुजरात में 26 सीट है, सही है। पंजाब में 13 है, केरल में 20 है, ये भी तीनों सही है। उड़ीसा में आपकी 21 सीटें हैं, ना कि 22, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, उड़ीसा में 21 सीटें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन लोकसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? ये आपको बताना है। 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन, ये दोनों कंबाइन रूप से सदस्यों की संख्या बढ़ाने में वृद्धि करने से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, सी राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 26 नंबर देखते हैं, लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, सबको पता होगा। ये आपका 81 में लोकसभा और 80 में राज्यसभा की संरचना, और 79 में आपका दिया है। 79 में कौन सा है? संसद का गठन, और 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो अन्य भी आप अनुच्छेद क्वेश्चन के साथ याद रखेंगे। यहाँ पर लोकसभा का गठन पूछा गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। कथन सत्य नहीं है, ये बताना है आपको। 27 नंबर में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 25 वर्ष होना अनिवार्य है, सही है एकदम। लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ये भी सही है। और लोकसभा में मतदान करने की मतदाता की
न्यूनतम आयु 50 वर्ष 80 18 वर्ष होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या लोकसभा द्वारा निर्धारित की जाती है, नहीं संसद द्वारा, दोनों लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका गलत होगा और यही आपसे पूछा गया था, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ये गलत है, ये आपका स्पीकर को देता है। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब आपसे पूछा है, देखो यहाँ पे बी राइट होगा, लेकिन सत्य नहीं है ये पूछा गया है, तो आंसर आपका बदल जाएगा, ठीक है। तब आपका ए हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखोगे, क्योंकि पूछा जाता है सत्य है या फिर सत्य नहीं है, ये टर्म आप याद रखेंगे, वहाँ ध्यान देंगे इस चीज़ पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन आते हुए वहाँ पे गलत मार्क करके आ जाएंगे। तो एग्ज़ाम में वैसे भी प्रेशर रहता है, तो आपको कूल माइंड में क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो पढ़ना ज़रूरी रहता है, क्योंकि 2 घंटा आपको मिलता है, तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम रहता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा, सत्य नहीं है पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। वो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में अपना निर्णायक मत देता है। ये किसकी बात हो रही है? तो ये आपके देखो, पहली बात तो ये बात किसकी हो रही है? लोकसभा अध्यक्ष की। और इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी राइट होगा। है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोकसभा का एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है। और लोकसभा में फोरम पूर्ति की कुल संख्या, यानी जो कोरम पूरा होता है, 1/10 होना अनिवार्य है, यानी होना चाहिए। और लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और लोकसभा का विघटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे 4 कथन दिए हैं, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा है सत्य नहीं है, तो ये विघटन आपका लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करते हैं। ये फैक्ट याद रखेंगे। 31 नंबर देखेंगे, राज्य और राज्यों में सदस्य संख्या है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दी गई है और पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश 31, असम 10, गोवा 1 और तेलंगाना 7। तो यहाँ पे देखो, असम का गलत हो जाएगा, असम 10 नहीं 7 होना चाहिए। और यूपी का 31 सही है, गोवा 1 सही है, तेलंगाना 7 सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं और राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा के उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य होता है। तो आपको ये बताना है इसमें कौन से फैक्ट सही हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा एकदम सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। राज्यसभा के उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो गए, बोथ ए बी। आंसर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में से कौन सत्य नहीं है? राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, ये सही है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के मनोनयन संबंधित प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो ये भी सही है। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा के पास लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां होती हैं, तो ये आपका सही नहीं है। फिर अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर नंबर है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास स्वीकृत के लिए भेजा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये होगा आपका 111। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
राष्ट्रपति के तहत स्वीकृत करने के लिए भेजा जाता है। ये फैक्ट याद रखेंगे। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया हो, दूसरा सदन 6 माह तक विधेयक को अपने पास रोके रखता है। तो ये बताना है आपको। ये आपके कथन दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, बोथ 1 और 2। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य और समस्त राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। 36 नंबर में आपको बताना है। तो ये आपका शामिल होंगे इनमें से कोई नहीं, तो यानी तीनों ये शामिल होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य। तो ये राष्ट्रपति के मंडल के प्रस्तावक में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन व्यक्ति के रूप में भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? ये बताना है आपको। तो इनका क्रम बताना है, तीसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें। तो ये तीसरे क्रम के राष्ट्रपति थे। पहले नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पे आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फिर जाकिर हुसैन का नाम आता है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए निम्न में से कौन सी अर्हता अनिवार्य है? तो आपको देखो, ये जन्म से भारत का नागरिक, ये सही है, और 35 की न्यूनतम आयु सही है, और राज्यसभा सदस्य की योग्यता, ठीक है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 35 वर्ष की न्यूनतम आयु। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी वो भारत का नागरिक हो, अब ये नहीं कि जन्म से हो या कुछ भी, और ये लोकसभा का सदस्य चुने जाने की धारणा रखता हो, ना कि राज्यसभा। तो यहाँ पे आंसर बी राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। ये फैक्ट याद रखना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है उसकी मृत्यु पर, त्यागपत्र देने पर, महाभियोग पारित होने पर, उपयुक्त में से सही। तो यहाँ पे आपके सारे सही हो जाएंगे, ये ऑल ऑफ दीज होगा। भारत का उपराष्ट्रपति का पद है राज्यसभा का प्रधान सभापति। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। इसका दूसरा सर्वोच्च, ये भी सही है, और अमेरिकी उपराष्ट्रपति तर्ज पर। तो यहाँ पे सारे सही होंगे। ठीक है, इसे मिस्टेक हो गया था, पूरे क्वेश्चन को पढ़ा नहीं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। नंबर है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। दोबारा ये रिपीट हुआ है, उपराष्ट्रपति को पूछा गया है तो रिपीट नहीं हुआ है। वहाँ पे राष्ट्रपति का था, यहाँ पे उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 66 और अनुच्छेद 65। तो यहाँ पे बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 64। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ये सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, सही बात है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की, ये भी सही है। इससे अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ये किसी भी सदन का सदस्य हो चलेगा। तो यहाँ पे लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों होना चाहिए था। ऑप्शन तीसरा गलत होगा, पहला दूसरा सही, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, उपर्युक्त दोनों बोथ राइट हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री पद को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है? काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो ये हार्ट कोर्ट ने प्रधानमंत्री के पद को तारों के बीच चंद्रमा की संगति दी है।
45 नंबर है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों पर विचार कीजिए। पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। उपर्युक्त में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें नरेंद्र मोदी ये बन चुके हैं किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री। एचडी देवगौड़ा भी और नरसिम्हा राव भी, तीनों हैं ये, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रपति को दी जाने वाली मंत्रि परिषद की सलाह होती है मात्र औपचारिक, बाध्यकारी, न्यायालय में वाद योग्य, या फिर आपका दिया है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी, बाध्यकारी। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो ये आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, सामूहिक रूप से आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और इंडिविजुअल रूप से राष्ट्रपति के प्रति, ये भी आप याद रखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद संविधान के किस भाग में वर्णित है, ये बताना है आपको, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भाग 5 में। भाग 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद संविधान के 10वें भाग में 148 अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखेंगे। वित्त विधेयक को पारित करने के लिए प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 116 और अनुच्छेद 115। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक धन विधेयक होता है और उसे धन विधेयक की प्रक्रिया के अनुसार ही पारित किया जाता है? 52 नंबर है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा विनियोग विधेयक, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पूछा गया है। अनुदान की मांग अनुच्छेद 112, अनुपूरक अनुदान 113, लेखानुदान 116 और विनियोग विधेयक ये आपका 118। आंसर इसमें क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा लेखानुदान अनुच्छेद 16, ये आपका सही सुमेलित है। फिर इसमें देखेंगे और ये चीज़ें कि जो अनुदान की मांग है वो आपका अनुच्छेद 113 होना चाहिए, और अनुपूरक की मांग आपका अनुच्छेद 115 होना चाहिए, जो इसमें दिया ही नहीं है, और विनियोग मांग 114 ये भी गलत है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन इसमें ए वाला राइट हो जाएगा। अनुदान की मांग ये आपका इसमें देखो, हाँ ये भी गलत है, अनुदान मांग ये आपका 113 होना चाहिए था, तो यहाँ पे आपका सी राइट होगा। ठीक, एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लीजिएगा। अनुदान की मांग 113, अनुपूरक की मांग 114 ये गलत होगा, लेखानुदान ये सही है, और विनियोग विधेयक ये आपका 115 होना चाहिए था, ना कि 118। तो यहाँ पे सी पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति में सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं? राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है, ये होता है आपका प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। इसमें 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, और इस समिति के सदस्यों को 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक, इस समिति का गठन 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। 55 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है? तो ये आपका हो जाएगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है, ये परंपरा 1967 से शुरू है, और इसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष रहता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदस्यों को सभी सदस्य, संसद के सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। देखो, संसद के जो सदनों में सभी सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, कौन से इसमें शामिल नहीं होंगे, ये चीज़ देखना है। तो ये संसद के सभी निर्वाचित सदस्य,
ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये होता है। राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा, पहला गलत है, दूसरा सभी निर्वाचित सदस्य सही हो जाएगा, तीसरा गलत है, चौथा सही हो जाएगा। तो 2 और 4 सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय प्रशासन यानी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये आपका होगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति की थी? अशोक मेहता, डॉक्टर लक्ष्मीराव सिंघवी, पीके थुंगन समिति, उपर्युक्त सभी। तो इसमें बताना है आपको। तो इसमें आपका हो जाएगा पीके थुंगन समिति, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। में से कौन सा ऐसा कथन मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यह आपका सही है। मुख्यमंत्री राज्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो ये बताना है, ये भी आपका सही होगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर एक ही राज्यपाल मंत्रिपरिषद के क्षेत्रीय मंत्रियों की बैठक नियुक्त करता है, ये भी सही है। और ये डी वाला गलत हो जाएगा। गलत क्या है? ये मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह नहीं दे सकता है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका चुनाव उत्तर प्रदेश में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है? तो ये कौन सा चुनाव है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव उत्तर प्रदेश में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। बाकी ये महापौर, नगर पंचायत और ग्राम प्रधान, ये आपके जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को लेकर प्रावधान है। तो ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इसमें 91वें संविधान संशोधन द्वारा, सी पार्ट सही हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका विधानसभा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अड़सठ नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें, और बताना है कौन सा कोड सही होगा। LM सिंघवी समिति, ये आपका 1986। अशोक मेहता समिति आपका होगा 1977। संथानम समिति, ये आपका हो जाएगा 1963। और पीके थुंगन समिति है 1988। तो यहाँ पे 3 4 2 1, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 9 है, निम्न में से किस पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, ये बताना है आपको। निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त, ये आपका की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ये नहीं होती हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ये आपके राष्ट्रपति द्वारा नहीं नियुक्त होते हैं, और ये नियुक्त किसके द्वारा किए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, सही है ये। राष्ट्रपति चुनाव से संबंध किसी विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, नहीं, उच्चतम न्यायालय होना चाहिए यहाँ पे। तो यही गलत है आपका। बाकी देख सकते हो, सभी मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये सही है। और राष्ट्रपति अपने पद तारीख की ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण का अधिक हकदार होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी पार्ट। संसद में किसी विषय के गतिरोध होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है?
तो ये बताना है आपको, ये है आपका 108, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 108 के अनुसार किसी विषय को लेकर गतिरोध हो रहा हो राज्यसभा और लोकसभा में, तो उनको आह्वान राष्ट्रपति करता है 108 अनुच्छेद में। 72 नंबर है, दंड के आदेश की प्रवृत्ति को बदलने के लिए बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना कहलाता है। तो ये इजी है, इसको कहते हैं रेमिशन, परिहार, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये आपका राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति प्रदान होती है उसको, वो अनुच्छेद 72 में, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो संविधान को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 71 में वर्णित है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही करता है। और राष्ट्रपति सत्र के 17 अवसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आपको बताना है, तो ये तीनों सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पचहत्तर नंबर देखते हैं, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी अर्हता सही नहीं है। राष्ट्रपति के मत में सम्मानित न्यायवादी होना, किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना, और उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना, और भारत का नागरिक होना। तो यहाँ पे बताना है कौन सी अर्हता सही नहीं है। तो ये इसमें दूसरा वाला होगा, किसी भी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए था, तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ष होगा। 76 नंबर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये बताना है आपको। तो ये आपके संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 77 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अनुच्छेद 126 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, और अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। तो इसमें बताना है कौन गलत है। तो यहाँ पे 126 दिया है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आपका गलत होगा। ये 126 नहीं, यहाँ पे 127 होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारे मैच हैं, देख सकते हो, आप इनको याद भी करना है। महाभियोग के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के लिए गठित कमेटी का कौन सदस्य नहीं होता है। यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया है, तो ये बताना है आपको। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये होता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ये भी होता है, और प्रतिष्ठित न्यायवादी ये भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन देखेंगे 79, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता उल्लेखित है। तो ये आपका होगा, किस में उल्लेखित है ये बताना है। तो भारतीय संविधान के 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता उल्लेखित है। तो यहाँ पे 131 नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और ये आर्टिकल आपका 131 यहाँ पे होना चाहिए था। 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता उल्लेखित है। न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश निम्नलिखित में से किस स्थान पर कार्य कर सकता है। तो ये बताना है आपको, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या प्राधिकरण, उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो ये कहीं नहीं कार्य कर सकता, डी इसमें पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती है, ये आपका सत्य होगा। अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता है, ये भी सही है। और निश्चित सेवा शर्तें भी होनी चाहिए। संसद के अलावा कोई इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकता, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। आपसे असत्य पूछा है तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र और विभिन्न कार्यों का उल्लेख है, और संसद उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र और शक्तियों को कटौती का अधिकार नहीं है, हालांकि इसमें वृद्धि कर सकती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर है, उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। अनुच्छेद 143 में इसका प्रावधान है, ये आपका सही होगा। सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक राय देना उच्चतम न्यायालय के लिए अनिवार्य है, ये आपका गलत होगा। ठीक है, ये सही नहीं है। सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक राय देने का अधिकार उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र है, ना कि अनिवार्य है। ठीक है, और किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते आदि मामलों में विवाद के उत्पन्न होने पर उच्चतम न्यायालय अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पे ये अनिवार्य है, ना कि स्वतंत्र है। तो ये भी इसी चक्कर में गलत होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं, ये बताना है आपको। तो ये आपका होगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में कौन सा विवाद शामिल है? 2 या अधिक राज्यों के मध्य, सही है। केंद्र और कोई राज्य एवं एक या अधिक राज्यों के मध्य, ये भी सही है। केंद्र व एक या अधिक राज्यों के मध्य, ये भी सही है। और केंद्र व संवैधानिक संस्था के मध्य, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऊपर के ये तीनों सही होंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम गठित हुए उच्च न्यायालयों में कौन शामिल नहीं है? तो सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में, तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। इलाहाबाद नहीं शामिल है, क्योंकि इलाहाबाद का चौथे उच्च न्यायालय के रूप में गठन किया था 1866 में। तो यहाँ पे ए पार्ट सही होगा, आपसे नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा किससे परामर्श लिया जाता है? उच्चतम न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश, सही है ये। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये भी सही है। और राज्यपाल, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 87 है, राज्य और उच्च न्यायालय दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंध्र प्रदेश अमरावती, छत्तीसगढ़ रायपुर, मध्य प्रदेश जबलपुर और उड़ीसा कटक। तो इसमें बताना है आपका, देखो छत्तीसगढ़ का रायपुर नहीं है, बिलासपुर होगा, तो यही गलत मैच है। बाकी तीनों आपके सही मैच हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश का अमरावती होता है, मध्य प्रदेश जबलपुर और उड़ीसा का कटक। तो आपसे सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो छत्तीसगढ़ का रायपुर नहीं होगा, यहाँ पे आपका बिलासपुर होना चाहिए था। 88 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची पर बनाया गया कानून संबंधित राज्य में कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो ये आपका रहता है, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा आपका। 89 में है, वर्तमान समय में समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय शामिल हैं, ये बताना है। 47, 52, 55, 61। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 52। 52 समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। पहले इसमें मूल सूची में 47 विषय थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को, राज्य विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और ये कौन कौन से थे, ये भी ध्यान रखेंगे। शिक्षा, वन, नाप व तोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण
और न्याय का प्रशासन। ये आपके समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। ये राज्य के थे। तो पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे, 5 बढ़ गए तो 52 हो गए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 256 से। ये आपका हो जाएगा 256 से 263। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, पुंछी आयोग, सरकरिया आयोग या फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। अब यहाँ पे आपको क्रम पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपका हुआ था प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में। फिर दूसरा आपका हो जाएगा सरकरिया आयोग, तो ये आपका हुआ था 1983 में। फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार 2005 में और पुंछी आयोग ये 2007 में। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। प्रथम प्रशासनिक सुधार, सरकरिया आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और पुंछी आयोग। के महाधिवक्ता पद की कौन सी अर्हता सही नहीं है? आपको इसमें नहीं है बताना है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता, 5 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी होने की योग्यता। तो ये आपका गलत होगा। यहाँ पे आपका होना चाहिए था 10 वर्ष। ठीक है, 5 की जगह 10 वर्ष होना चाहिए था। तो यहाँ पे बी पार्ट सही गलत होगा और गलत पूछा गया था। फिर ये भी सही है और ये तो है ही नहीं। तो यहाँ पे बी पार्ट सही होगा, 10 वर्ष होना चाहिए था यहाँ पे। सतर्कता आयोग सीबीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये आपको बताना है। रक्षा मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करता, ये सिर्फ संसद के प्रति जवाबदेह है। तो यहाँ पे डी पार्ट सही होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय लगा देंगे, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य नहीं करता है और ये अनुच्छेद 165 में ये आपका संविधान में वर्णित है कि इसमें आप संसद के प्रति ये जवाबदेही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। 94 है, राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा का प्राविधान किया गया है। अच्छा, इनका वेतन कितना होता है ये देख सकते हो। तो ये 2,50,000 ये आपका केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन है और राज्य सूचना आयुक्त का 2,25,000 रुपये प्रति मंथ। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में सशस्त्र विद्रोह अथवा बाह्य आक्रमण का खतरा होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो ये है आपका अनुच्छेद 352। राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो 356 और अगर वित्त आपात की घोषणा करनी हो तो आपका अनुच्छेद 360। लेकिन यहाँ पे खतरा और बाह्य आक्रमण हो तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 96 है, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उसके क्या परिणाम होंगे? पहला दिया है, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति राज्य विधानसभा में विघटित या निलंबित कर सकता है और संसद राज्य के विधेयक और बजट के प्रस्ताव को पारित कर सकती है। तो यहाँ पे सारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अब तक देश में वित्तीय आपात कितनी बार लग चुका है, ये पूछा गया है। काफ़ी बार ये पूछा जाता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये अभी तक कभी नहीं लगा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देश में सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? केरल, पश्चिमी बंगाल, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर? तो ये भी काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन रहता है और पूछा जाता है। तो पंजाब है, पंजाब में
सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था? 1951 में। ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली समिति और मुख्य न्यायाधीश। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से किस वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, सही है ये। और राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है, ये भी सही है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। वित्त आयोग का अध्यक्ष भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का जानकार होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी वित्त आयोग के बारे में गलत चीज़ दी गई है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये बताना है आपको, केसी नियोगी, के संथानम, ए के चंदा। तो आंसर होगा इसका केसी नियोगी। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिसका गठन 1951 में किया गया था। और इस समय 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, जिनका कार्यकाल 2021 से 2026 तक है। ठीक है, ये फैक्ट्स भी याद रखोगे। राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, आरबीआई या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय। तो ये वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? आपको बताना है। इसमें एक संवैधानिक निकाय है, बाकी वैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये आपका संवैधानिक होगा। बाकी ये तीनों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, ये आपके विधिक निकाय हैं। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल निर्धारित करता है, तो ये किसके द्वारा निर्धारित होता है, ये आपको फैक्ट बताने हैं। संसद द्वारा, संविधान द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल। और ये अनुच्छेद 338 के तहत किया जाता है इसका गठन। किसका? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन। और इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये फैक्ट भी याद रखेंगे साथ साथ। 105 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बोला गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत किया गया है। ये आपका फैक्ट सही है। ये एक संवैधानिक निकाय है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सांविधिक निकाय नहीं है, एक संवैधानिक निकाय है। तो यहीं पे गलती हो गई, तो ये बी आपका राइट हो जाएगा। फिर अगले देखेंगे। ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, ये भी सही है। और ये आयोग 2004 में अस्तित्व में आया था, ये भी सही हो जाएगा। तो अनुसूचित जनजाति आयोग जो है या इस संवैधानिक निकाय है, ना कि सांविधिक। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी या आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संबंधित राज्यों के राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद। तो ये करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी या आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये किया जाता है भाग 17 में अनुच्छेद 350 खा के अंतर्गत। और इस मुख्यालय यानी इस आयुक्त की स्थापना 1957 में की गई थी। और इसका आयुक्त का मुख्यालय आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ये भी फैक्ट याद रखेंगे, इसका मुख्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग की स्थापना 15 अगस्त 2015 को की गई थी। गलत है, ये 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और इसकी पूर्ववर्ती संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है।
ये भी गलत है, योजना आयोग होना चाहिए था, योजना आयोग इसकी पूर्व संस्था है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये बताना है आपको। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। और उपाध्यक्ष ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 9वां नंबर है, 109वां है, नीति आयोग अपने कार्यों को संपादित करने के लिए कौन से मार्गदर्शक सिद्धांत को नहीं अपनाता है, ये बताना है आपको। अंत्योदय, ग्राम, अभिशासन या प्रशासन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासन, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया था, ये आपका सही है। इसका गठन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किया गया, ये भी सही है। और सूचना आयुक्त का कार्यकाल ये भी 5 वर्ष होता है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये सही हो जाएगा। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये गलत होगा, ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे असत्य है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपात उपबंधों का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है, भाग 15, भाग 16, भाग 17 या फिर भाग 18। तो ये आपका भाग 18 में, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 17 में राजभाषा है और भाग 15 में आपका निर्वाचन आयोग है। संविधान का 89वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, ये बताना है आपको। अनुसूचित जाति एवं जनजाति से, मूल अधिकारों के संशोधन से, राज्य वित्त आयोग से या फिर अल्पसंख्यक आयोग से। तो ये आपका है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से, ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अनुसूचित जाति आयोग ये 388 में वर्णित है अनुच्छेद, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ये 388 का के अंतर्गत आता है। 13 नंबर है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये बताना है आपको। तो ये आपका है 324 अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अच्छा, 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन। और अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन, ये आपका अनुच्छेद 214 में। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। बंदों के तहत कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 19 को पूर्णतः निलंबित कर देता है, ये बताना है आपको। तो अनुच्छेद 19 को पूर्णतः निलंबित करता है अनुच्छेद 358, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 115 देखेंगे, कैबिनेट मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए। कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला वाला सही है, दूसरा नहीं है। ये भी आपको पढ़ना होगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग सही मार्क करके आ जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नंबर है, वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव की घोषणा की गई थी, और ये अगस्त प्रस्ताव इसे कहा गया। घोषणा क्या थी, ये बताना है आपको। कौन से इसमें कथन सत्य होंगे, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, और युद्ध के पश्चात संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है, तीनों की इसमें घोषणा की गई थी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। 17 नंबर में है, पहली निर्वाचित संसद यानी दोनों सदनों के साथ किस वर्ष में अस्तित्व में आई, ये बताना है आपको। तो ये मई 1952 में अस्तित्व में आई थी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बताना है आपको, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया था, ये गलत है, ठीक है, इसे चेमफोर्ड कहा गया था सुधार, ठीक है। तो ये आपका मॉन्टेगू चेमफोर्ड सुधार कहा गया था 1919 को। मार्ले मिंटो ये 1909 में आया था। फिर है, इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, सही है।
और इसे प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी, ये भी सही है। तो 2 और 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 119 है, निम्नलिखित में से किस में प्रस्ताव किया गया था कि ये केंद्रीय कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी? ये कौन सा प्रस्ताव था? भारत सरकार अधिनियम 1909, क्रिप्स मिशन, अगस्त मिशन या फिर वेवेल योजना? तो ये होगा आपका वेवेल योजना। और ये कब प्रस्तावित था? 14 जून 1945 को। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रख सकते हो। तो कथन सही नहीं है। तो इसका गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसका गठन 27 नवंबर 1950 को किया गया था और ये एक भाषाई प्रांत आयोग था। इसमें कुल 4 सदस्य थे। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो ये बी वाला गलत हो जाएगा। इसका गठन 27 नवंबर 1947 को किया गया था, ना कि 1950 को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता समाप्त होने का कौन सा कारण सही नहीं है? फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त करना, भारत के बाहर 10 वर्षों से अधिक रहना, नागरिक प्राप्ति के 5 वर्षों के अंदर किसी देश में 2 वर्ष की कैद होना, या फिर युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पे आंसर होगा दूसरा। भारत के बाहर अगर आप 7 साल तक रहते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे 10 वर्ष दिया है, ये गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ये बताना है आपको। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान आपके अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किए गए हैं। तो देखो ये किसी में भी नहीं दिया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनमें से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ये बताना है। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और विधि के समक्ष समता, ये बताना है आपको। तो देखो यहाँ पे पहला और दूसरा होगा, ये केवल भारतीय नागरिकों को है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29-30 ये भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नियम के बारे में कहा जाता था, ये भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। तो ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 25 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो ये था आपका चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम किस अधिनियम के माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया था? ये बताना है। ये 1853 का राजलेख था, उसमें शामिल किया गया था। और ये इस अधिनियम में भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना भी की गई थी। 127 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है और उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये ना तो विधायिका की शक्ति है और ना ही इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है और इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये चुनौती नहीं दी जा सकती है न्यायालय में। तो दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है? ये बताना है आपको। तो संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत विपरीत में है, शक्तियों की पृथक्करण ये भी, और न्यायिक समीक्षा, ये तीनों आपके संप्रभुता के विपरीत दी गई हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय शब्द का क्या अर्थ है या क्या सत्य है? प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 भिन्न रूपों आर्थिकी एवं राजनीतिक रूप में व्यक्त किया गया है। सही है। इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। यह भी सही है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के लिए इन तत्वों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो ये गलत हो जाएगा, ये रूसी क्रांति से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 1 और 2। 30 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है?
आपातकाल का प्रावधान, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं या स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। तो यहाँ पे डी पार्ट गलत हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान यह आपकी एकात्मकता की विशेषता के विरुद्ध है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 131 देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो, समवर्ती सूची का प्रावधान ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित प्राविधान ये कनाडा से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान से लिया गया है। तो तीनों ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं लिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा 1, 2 एंड 3। देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में बताया गया है कौन से कथन गलत हैं। प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन ही हो सकता है, और प्रस्तावना को अब तक केवल एक बार ही संशोधित किया गया है। तो ये बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है। तो दोनों सही हैं, तो यहाँ पे डी पार्ट सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2। सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। मौलिक अधिकार प्रोत्साहन देते हैं किस चीज़ का? राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को, सामाजिक लोकतंत्र की भावना को, आर्थिक लोकतंत्र को, और सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, परिसंघवाद, संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति। तो आपको बताना है, तो ये लास्ट वाला होगा, ये आपकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, ये बताना है आपको। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अपृष्टता का अधिकार, या फिर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आपका संशोधित किया गया था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। 137 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मूल अधिकारों की विशेषता नहीं है? ये सिर्फ नागरिकों के लिए उपबंध है, ये कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले के हैं, ये न्यायोचित हैं, और ये असीमित हैं, केवल वाद्य योग है। तो आपको बताना है ये मूल अधिकारों की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे पहला वाला करेक्ट होगा, ये सिर्फ नागरिकों के लिए उपबंध है, तो ये गलत हो जाएगा। देखेंगे, निम्नलिखित में से निदेशक तत्वों में कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ये बताना है। तो गांधीवादी पे आधारित कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायतों का गठन, गाय बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, और सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त संचालन, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, ये आपका बौद्धिक सिद्धांत है, ना कि गांधीवादी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। का अंत एक मौलिक अधिकार है, ये बताना है किससे परिभाषित किया गया है? उपाधियों का अंत। तो ये अनुच्छेद आपका 18 में वर्णित है, और 14 से 18 के बीच में आपके समानता का अधिकार आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 140 देखेंगे, निम्न में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल नहीं है, ये पूछा गया। दास प्रथा पर निषेध, बलात्श्रम पर रोक, बच्चों के अनैतिक व्यापार पर रोक, या फिर मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों में से मूल अधिकारों से संबंधित कथन असत्य है, ये बताना है। इसका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः लागू हैं, और इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा।
शांति सुरक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आपको बताना है। तो ये आपका है अनुच्छेद 51। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख का प्रावधान किया गया है। निजता के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? काफ़ी सरल है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। पुट्टा स्वामी के केस में निर्णय देते हुए 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। में से सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये सही सुमेलित है। अनुच्छेद 30 में देखेंगे अल्पसंख्यक द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका संचालन, ये सही है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी सही है। और अनुच्छेद 29 में धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये आपका गलत हो जाएगा। ये 25 में वर्णित है अनुच्छेद, ना कि 29 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। मत देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? इनका स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, गलत है। ये आयरलैंड से लिया गया है। इसका उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है, ये वाला सही हो जाएगा। और आपसे पूछा गया तो यही सही होगा। बाकी न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जाता है, ये गलत है। और राज्यों को इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी करती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे बी सही होगा। 146 निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, सही सुमेलित है ये। 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही सुमेलित है। अनुच्छेद 41 देखेंगे कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, ये भी सही सुमेलित है। कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये आपका अनुच्छेद 48 में होना चाहिए, अनुच्छेद 48 में, ना कि 50 में। तो आपसे नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। 147 देखेंगे मूल कर्तव्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर कुछ से सही कथन का चुनाव कीजिए। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, सही है ये। इसे सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पे संविधान में जोड़ा, ये भी सही है। और इस पे वर्तमान संख्या 11 है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ में निहित है। 39 घ अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 49 न्यायालय के किस वाद में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि बाल श्रम को समाप्त कर उनके पुनर्वास और कल्याण की व्यवस्था करें? तो ये आपका कहा गया है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये याचिका दायर की गई थी 1996 में और उसमें कहा गया था कि बाल श्रम को समाप्त करके उनके पुनर्वास और कल्याण की व्यवस्था केंद्र सरकार खुद करे, केंद्र या राज्य सरकार दोनों करेंगी। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन 150 नंबर। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? राजनीतिक और प्रशासनिक विचार, सांस्कृतिक विशिष्टता, सामरिक महत्व, पिछड़े और आदिवासी समुदायों की उपस्थिति। तो ये चारों हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका PCS मंत्रा की टेस्ट सीरीज। ये आपकी पहली टेस्ट सीरीज है। आपको कैसे क्वेश्चन लगे आप कमेंट में बता सकते हो। और जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। इसकी PDF अगर चाहिए तो आप परीक्षा किंगडम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। कमेंट में उसकी मैं लिंक दे दूंगा। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।